हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। दिस अक्षय उपाध्याय, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस मैडनेस। एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ के बारे में। अब सर, इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, क्यों जरूरी है। अब देखो, जिसने भी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है उसमें एक चीज देखा होगा कि न्यूटन के फॉर्मूला में नीचे एफ जो था दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर था। अब उसमें ये जो डिस्टेंस है ये तो ठीक है, बट स्क्वायर क्यों आया है यहाँ पे, ये स्क्वायर क्यों एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। डिस्टेंस से बोलते हैं तो हाँ चलो, डिस्टेंस दूर है तो फोर्स कम लग रहा है, डिस्टेंस नजदीक है तो फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो इनवर्स सॉल्यूशन तो ठीक है, बट स्क्वायर क्यों आया है वहां पे। तो इसे आज हम लोग प्रूव करने वाले हैं कि इनवर्स स्क्वायर लॉ कैसे मिला। हाउ डिड न्यूटन गेस द इनवर्स स्क्वायर लॉ, उन्हें कैसे पता चला। और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ सिर्फ न्यूटन ने, बहुत सारे जगह पे आप कूलम्स लॉ भी देखोगे ना चार्जेस के लिए, वहां पे भी आपको इनवर्स स्क्वायर लॉ दिखेगा। लाइट की इंटेंसिटी में इनवर्स स्क्वायर लॉ देखते हैं, तो मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए हम लोग ग्रेविटेशन के लिए करेंगे इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि केपलर्स लॉ में केपलर ने बोला था कि ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड में प्लैनेट घूमता है। आज हम लोग फॉर आवर कन्वीनियंस हम लोग उसे सर्कल कंसीडर करेंगे। हम लोग कंसीडर करेंगे कि वो एक सर्कुलर पाथ में घूमता है और सन समझो सेंटर पर है यहां पर, और जो प्लैनेट है वो उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, लेट्स से यहां पर प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। राइट है, तो ये हम लोग ने दो कंसीडर कर लिया, सन है हमारा, ये प्लैनेट है हमारा। ओके, अब हम लोग प्रोसीड करते हैं। हमें पता है कि जब भी ये घूमता है ये यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमता है। राइट है, सर्कुलर मोशन में घूमता है, जैसे अर्थ घूम रहा है ना, 365 डेज लगते हैं। राइट है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें याद रखना है कि स्पीड इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो मैं बोलूंगा कि मेरा स्पीड जो है वो कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी तो बदलेगी हर पॉइंट पे एज डायरेक्शन इज चेंजिंग। स्पीड इज इक्वल्स टू, क्या होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। सो इट इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। नाउ जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, एक्चुअली अगर आप देखो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करे ये एक्चुअली सर्कल का सरकमफ्रेंस ट्रैवल करेगा। राइट है, तो मैं लिखूंगा v इज इक्वल्स टू, मतलब स्पीड इज इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस, सरकमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल पर यूनिट टाइम। राइट है, अब देखो लेट अस कंसीडर कि ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, लेट अस कंसीडर कि वो r है, जो कि हमें चाहिए। राइट है, अब हम लोग इसको सब्सटीट्यूट करते हैं। अब सर्कमफ्रेंस की वैल्यू क्या है, अब देखो v को मैं ऐसे लिख सकता हूं, स्पीड इज इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन टी, 2 पाई आर अपॉन टी। अब आर लिख सकते हो, डी लिख सकते हो, मैंने आर ले लिया यहाँ पे अभी के लिए। तो 2 पाई आर अपॉन डी ये प्रूव हो गया, ये आ गया हमें v का वैल्यू। तो आई विल जस्ट मेक इट अ बॉक्स सो दैट हम लोग ये बॉक्स को यूज कर सके। यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं और इसे लेट से हम लोग इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमें पता चल गया इसका स्पीड कितना होगा इसके अराउंड में। अब सेम चीज अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर अगर ये सन है और ये प्लानेट है कोई भी, तो सन अपने तरफ उस प्लानेट को खींचता है। राइट है, विद अ ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि हम लोग ने पढ़ा है। राइट है, अब देखो दोनों सेम ही फोर्सेस लगाते हैं, लेकिन ये सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड है, तो मैं बोल सकता हूं इस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी अप्लाई हो रहा है। तो यहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है वो एक्चुअली में फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल के बराबर होगा, कि कितना सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ कितना फोर्स से खींचा जा रहा है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज एफ सी इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन आर, दैट इज mv स्क्वायर अपॉन आर। ये लिख दिया, इसे भी हम बॉक्स कर देते हैं सो दैट हम इसे भी यूज कर सकें। ये दो इक्वेशंस हमारे पास हो चुके हैं। यहां तक की चीजें नोटिस कर लीजिए, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गए। अगर देखो, अगर यहां पे मुझे v दिखाई दे रहा है और v का वैल्यू मैं यहां से सब्सटीट्यूट कर देता हूं। अब हम नए इक्वेशन में लिखेंगे कि f इज इक्वल्स टू, ओके दैट इज एफ सी, तो f के बराबर है, तो मैं लिखता हूं f इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन आर, जिसमें हमें पता है कि v का जो वैल्यू है, यहां पे साइड में लिखता हूं v इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी है। राइट है, 2 पाई आर अपॉन टी है। अगर मैं मुझे v स्क्वायर करना है तो मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा बोथ दिस साइड, तो 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। तो मैंने क्या कर दिया यहां पे, इस पर्टिकुलर स्टेप पे मैंने स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, है ना, जिसकी वजह से ये वी स्क्वायर का पूरा इक्वेशन मिल गया। अब हम लोग जैसे एफ था वैसे पूरा लिख देंगे, एफ इज इक्वल्स टू एम अपॉन आर, बट अब वी स्क्वायर की जगह पे ये पूरा वैल्यू तो लिख देते हैं, पूरा वैल्यू जैसा था वैसे ही। तो 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो इस इक्वेशन में कुछ कैंसल आउट हो रहा है और मुझे दिखाई दे रहा है कि r और r स्क्वायर में का एक r कैंसल आउट हो जा रहा है। अब यहां पे मैं इसे डायरेक्टली लिख दूंगा, फिर f इज इक्वल्स टू m 4 पाई स्क्वायर r अपॉन टी स्क्वायर। राइट है,
अब मुझे एक चीज पता है जो हम लोगों ने केप्लर्स थर्ड लॉ में पढ़ी थी। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? हमने देखा था कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। यहां पे हम लोग स्मॉल आर ले ले तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, टी स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये केप्लर्स थर्ड लॉ है, इसे अप्लाई कर सकते हैं। इवन मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर भी तो कांस्टेंट होगा, राइट है? दोनों ही, और उसका इनवर्स भी कर दोगे तो भी कांस्टेंट है। दैट मींस अगर यहां पे मैं कैसे भी, टी स्क्वायर तो है मुझे, अगर मैं ऊपर आर क्यूब ला पाऊं तो मैं इसे कांस्टेंट प्रूव कर सकता हूं, राइट है? तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, रैशनलाइज करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर और डिवाइड बाय आर स्क्वायर कर लेंगे। सर ये क्यों किया? सो दैट मैं इसे आर क्यूब बना पाऊं। आर क्यूब में बना लेता हूं तो मैं केप्लर्स लॉ से उसे कांस्टेंट प्रूव कर सकता हूं। सो चलो यहां पे मैंने ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसे लिखते हैं f इज इक्वल्स टू m 4 पाई स्क्वायर। अब r इंटू आर स्क्वायर इज आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इंटू ये जो बाहर है उसे मैं बाहर ही रखता हूं, 1 अपॉन आर स्क्वायर, राइट है? अब ध्यान से अगर आप देखो पूरे इक्वेशन को, अब ये वाला जो पार्ट है m, मास ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट वुड बी कांस्टेंट, 4 इज कांस्टेंट, पाई का वैल्यू इज कांस्टेंट, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर ये जो पूरा वैल्यू है दिस इज कांस्टेंट अगेन। ये क्यों कांस्टेंट है सर? केप्लर्स थर्ड लॉ से। तो मतलब ये अगर पूरा सेक्शन देखा जाए तो मैं इसे अगर ऐसा लिखूं कि f इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसे लिखूं कि f इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, सब कांस्टेंट है, राइट है? m कांस्टेंट, 4 पाई स्क्वायर ये सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट इनटू 1 अपॉन आर स्क्वायर तो चलेगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर तो चलेगा, यस चलेगा, राइट है? अब इक्वल्स टू और कांस्टेंट आप हटा दो, आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा सकते हो, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो एक्चुअली इनवर्स प्रोपोर्शन बन गया है। देखो ये बन गया इनवर्स स्क्वायर लॉ। यही तो हमारा लॉ है, यही तो हमें प्रूव करना था कि f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो f जो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया है, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, एंड दिस इज द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आई होप बच्चों ये डेरिवेशन आप सबको समझा होगा। अगर आपको समझा है तो प्लीज लिख लीजिए इसे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको वो रीजन पता चलता है वो स्क्वायर क्यों आ रहा है। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, दिस अक्षय फॉर द साइनिंग ऑफ, बाय बाय।